क्लास 9th के सभी बच्चों को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 3 नाजिज़्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, इसका एक नया टॉपिक, नया कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, जिस कंसेप्ट का नाम है मेन फीचर्स ऑफ नाजिज़्म। नाजिज़्म जो था, ये जो सोच थी, इसके मेन फीचर्स, जो बुनियादी सुतून जो थे, वो किन किन चीज़ों पे बेस्ड थे, किन किन चीज़ों पे उस नाजिज़्म की बुनियाद रखी गई थी। तो जहाँ तक इसके बेसिक जो फीचर्स हैं, जो मेन फीचर्स हैं, उनका ताल्लुक़ है, वैसे तो बहुत सारे फीचर्स हैं इस नाज़िज़्म के, मगर कुछ 4-5 ऐसे बेसिक हैं कि उन पे ही उसकी पूरी फ़िलॉसफ़ी डिपेंडेंट थी। पूरा जो काम हिटलर ने किया, जो 5 चीज़ें आपको अभी दिख रहे होंगे अपने मोबाइल्स के ऊपर, इन 5 चीज़ों का बहुत बड़ा योगदान था उसकी सोच के ऊपर और उसके काम करने के तरीके के ऊपर। पहला पॉइंट आपके सामने रखा है मैंने, दैट इज़ नो इक्वलिटी, बराबरी का ना होना। क्योंकि हमने पीछे भी 2 लेक्चर्स में डिस्कस किया कि हिटलर जो है वो अपने आप को सुपीरियर रेस का मानता था, और जो बाकी पॉपुलेशन थी, जिनमें जीव्स आते थे, जिप्सीज आते थे और भी आप समझो बहुत प्रकार के लोग आते थे, उन सभी प्रकार के लोगों को वो इन्फीरियर मानता था। इन्फीरियर इन द सेंस कि हिटलर जो था, उसका मानना था कि आर्यन रेस से जो भी लोग बिलोंग करते हैं, जितने भी लोग इस आर्यन नस्ल से, इस आर्यन रेस से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके पास ही खाली इतना स्किल है कि वो जर्मनी की जो तकदीर है, जर्मनी की जो दिशा है, उसको एक अच्छे ट्रैक पे ला सकते हैं। देयर वॉज नो इक्वलिटी अमंग ह्यूमन रेसेस, जर्मन आर्यंस बीइंग एट द टॉप ऑफ द लेडर एंड द जीव्स एट द बॉटम लेवल। जैसा मैंने आपको बताया, उसका मानना था कि आर्यन सबसे ऊपर हैं, मतलब ये जो सीढ़ी होती है सबसे ऊपर है, और जीव्स जो हैं वो सबसे नीचे दर्जे के प्राणी हैं जर्मनी के अंदर, उस ज़माने में जब ये जो नाजिज़्म है, इसका जो है वजूद हुआ। तो सेकंड कंसेप्ट है, यहाँ हम कह सकते हैं सेकंड जो मेन फीचर है, दैट इज़ कंसेप्ट ऑफ लेबनश्रम। लेबनश्रम क्या होता है? लेबनश्रम होता है, आप समझो, किसी जगह रहने के लिए, जो आप समझो किसी जगह पर रहने का, आप समझो जो सिस्टम होता है इंसान का, दैट इज़ कॉल्ड एज लेबनश्रम। आप देखो, एडोल्फ हिटलर का और नाजिज़्म जो थी, ये जो सोच थी, ये सोच का बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था कि उनका मानना था कि जर्मनी को अगर हमने आगे बढ़ाना है, जर्मनी के लोगों की अगर हमको तरक्की करनी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? जर्मनी के अंदर बहुत सारे जो अपने नेबरिंग देश हैं, जो पड़ोसी देश हैं जर्मनी के साथ में, उन सारे देशों को जर्मनी के साथ मिलाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप देखोगे, मैंने 5th पॉइंट जो लिखा है, दैट इज़ बिलीफ इन वार एंड एग्रेशन। तो हिटलर का मानना था कि अगर जर्मनी को तरक्की करनी है, तो उसने क्या करना है? बाकी देशों के साथ जंग लड़नी है। ठीक है, तो जंग लड़ने के बाद जब जर्मनी बाकी देशों को हराने के बाद जर्मनी की जो गवर्नमेंट होगी, वो बाकी देशों के ऊपर कब्ज़ा करेगी। कब्ज़ा करने के बाद जो वहाँ का रिसोर्स होगा, जो वहाँ की चीज़ें होंगी, उन सारी चीज़ों को जर्मनी के साथ मिला दिया जाएगा, और जो टेरिटरी होगी, जो प्लेस ऑफ लिविंग होगी, जो लैंड होगी, उस लैंड को भी हम क्या करेंगे? बाकी देशों से अपने जर्मनी के साथ मिला देंगे। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट था, बेसिक कंसेप्ट था हिटलर की जो सोच थी नाजिज़्म, उसका। न्यू टेरिटरीज हैड टू बी एक्वायर्ड इन ऑर्डर टू एनहांस मटेरियल रिसोर्सेज एंड द पावर ऑफ जर्मन पीपल। उसके बाद तीसरा जो बेसिक पॉइंट है, जिस पे एडोल्फ हिटलर ने बहुत ज़ोर दिया, दैट इज़ एम्फेसिस ऑन रेशियल प्योरिटी। ये देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, रेशियल प्योरिटी पे। रेशियल प्योरिटी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, रेशियल प्योरिटी वही जो हमने डिस्कस किया अभी तक, कि जो आर्यन रेस है वो सबसे प्योर है, और जितने भी नॉन आर्यंस हैं,
जितने भी नॉन आर्यंस हैं वो सारे इन्फीरियर हैं। अब हम तीसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे। एनीवन बॉर्न विद एनी डिसेबिलिटी वेदर इट वाज मेंटल और फिजिकल disability was considered undesirable and impure, allowing their existence would pollute the German race। हिटलर का मानना था कि अगर कोई भी प्राणी जर्मनी के अंदर किसी भी डिसेबिलिटी के साथ पैदा होता है, डिसेबिलिटी मतलब होता है मान लो किसी का बाजू नहीं है, किसी की टांग नहीं है, ठीक है, मतलब होता है ना कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हमको नज़र आते हैं जिनके पास जिनकी टांग नहीं होती है, कईयों की आँख नहीं होती है, कईयों के कान नहीं होते हैं, कईयों का बाजू नहीं होता है। तो उसका मानना था कि जो भी इंसान जर्मनी के अंदर इन सारी चीज़ों के साथ पैदा होगा, चाहे वो मेंटल हो, मतलब दिमागी तौर पे भी अगर कोई उतना साउंड नहीं है, उतना अच्छा नहीं है कि वो जज कर सके बाकी लोगों को उस कैपेबिलिटी के ऊपर, तो उसका मानना था कि ये सारे लोग क्या हैं, अनडिज़ायरेबल है। अनडिज़ायरेबल क्या होता है, जिसकी इंसान ख्वाहिश नहीं रखता हो, जो इंसान को पसंद ना हो, दैट इज़ कॉल्ड अनडिज़ायरेबल। एक तो उसका मानना था अनडिज़ायरेबल है और दूसरा उसका मानना था इम्प्योर है, ठीक है, इम्प्योर भी और अनडिज़ायरेबल भी। ना ना हिटलर को उन सब लोगों की ज़रूरत है और ना ही वो लोग प्योर हैं, क्योंकि उसका मानना था कि जितने भी लोग प्योर होंगे उनके अंदर कोई भी डिसेबिलिटी नहीं होगी, चाहे वो मेंटल हो दिमागी तौर पे, चाहे वो फिज़िकल तौर पे हो। मतलब उसका मानना था कि अच्छी नस्ल वाला जो इंसान होगा उसके अंदर कोई भी डिसेबिलिटी नहीं होगी। अलाउिंग देयर एग्जिस्टेंस वुड पल्यूट द जर्मन रेस। और उसके साथ साथ हिटलर का मानना था कि अगर हमने इस प्रकार के लोगों को अपने जर्मनी के अंदर जगह देने के बाद उनको हमने अगर नौकरी करने का मौका दिया, काम करने का मौका दिया, तो इससे क्या हो सकता है, जो जर्मन आर्यन प्योर रेस है वो भी पोल्यूट हो सकती है, गंदी हो सकती है। ये मानना था एडोल्फ हिटलर का। उसके बाद चौथा पॉइंट है बिलीफ इन द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। बिलीफ इन द थ्योरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी आप क्लास 10th में आपकी जो साइंस की बुक होगी उस बुक के अंदर ये कंसेप्ट आपको मिलेगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का। ये जो कंसेप्ट था, ये जो थ्योरी थी, ये दी थी चार्ल्स डार्विन ने। तो ये थ्योरी क्या बताती है, ये थ्योरी बताती है कि जो भी इंसान आज के दौर में फिट होगा, फिट मतलब हेल्दी होगा, उसकी सेहत अच्छी होगी, वही इस दुनिया के अंदर सरवाइव कर सकता है। जो भी बंदा हेल्थ के तकाजे के अनुसार अगर वो फिट नहीं है तो उसका जीना इस दुनिया के अंदर काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो इस कंसेप्ट को, ये जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को हम आज के दौर में भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आप सबको पता है, आज जो है सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस चल रही है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। अब इस कंसेप्ट को अगर आप अपने दिमाग के अंदर डालोगे, ये बताता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। फिट रहोगे तो जियोगे, फिट नहीं रहोगे तो आपके जीने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। अब फिट रहने के लिए हमको क्या करना है, फिट रहने के लिए हमने जितना हो सके घर के अंदर रहना है, पेशेंस बना के रखनी है, सब्र बना के रखना है कि हमको घर से बाहर बिला वजह नहीं निकलना पड़े। हाँ, अगर आप समझो कई बार इंसान की मजबूरी आ जाती है बीच में कि हमको बाहर निकलना पड़ता है, बट यू हैव टू मेक वन थिंग वेरी श्योर कि आप क्या करो, आप डिस्टेंस बना के रखो। सेकेंडली, आपके पास मास्क होना चाहिए, क्योंकि ये वायरस इतना डेडली है कि कुछ कहने की इसमें बात नहीं है। तो ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कंसेप्ट भी नाजिज़म जो है, इस कंसेप्ट, ये जो नाजिज़म कंसेप्ट है, इसका एक मेन फीचर है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो ये कंसेप्ट क्या कहता है, दे बिलीव दैट द स्ट्रॉन्गेस्ट रेस वुड सर्वाइव एंड द वीक वुड पेरिश। जैसे मैंने आपको बताया कि जो नस्ल स्ट्रॉन्ग होगी। अब स्ट्रॉन्ग कहने का मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग कहने का मतलब है कि जिस भी नस्ल के अंदर लोग जो हैं हेल्दी होंगे, फिट होंगे, वो सरवाइव कर सकते हैं, ज़िंदा रह सकते हैं। और जो भी इंसान अपनी हेल्थ के साथ खेलेगा उसको अपनी जान से हाथ गंवाने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है पॉइंट नंबर 5, दैट इज़ कॉल्ड बिलीफ इन वॉर एंड एग्रेशन।
ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है एडोल्फ हिटलर की जो आइडियोलॉजी थी नाजिज़म उसका मानना था कि एनी नोशन ऑफ पीस वाज कंसीडर्ड वीक। मतलब कि एडोल्फ हिटलर का मानना था कि शांति से कोई भी चीज़ हासिल नहीं की जा सकती है। शांति से कोई भी चीज़ हासिल नहीं की जा सकती। अगर हमने कोई भी चीज़ हासिल करनी है उसके लिए हमको क्या करना है, उसके लिए हमको जंग लड़नी पड़ेगी। वार कैन बी जस्टिफाइड इफ़ इट इज़ फॉर द पर्पज़ ऑफ डिफेंडिंग द जर्मन नेशन। ठीक है। अब उसका मानना क्या था कि हमको जंग लड़नी है। अब देखिए दो पहलू हैं इस चीज़ के। अगर हम अपने देश को बचा रहे हैं, अगर कोई देश हमारे ऊपर हमला कर देता है तो उस टाइम पे तो हमने जो हमारी रिएक्शन जो है, हमारी रिएक्शन में भी ये होगा कि हमने अपने देश को बचाना है। उस देश को बचाने के लिए हमको फिर मजबूर होकर जंग का रास्ता भी इस्तेमाल करना पड़ता है कभी-कभी। मगर अगर हम ये सोचें कि हमको अपने देश को आगे बढ़ाना है, तो उसको हमारे देश को आगे बढ़ने के लिए किसी देश के साथ जंग लड़नी पड़ेगी, तो वो जो कंसेप्ट है वो अच्छा कंसेप्ट नहीं है। मगर एडोल्फ हिटलर का मानना था कि हमको जो है जंग लड़के ही क्या करना है, अपने देश को बचाना है। अपने देश की जो तरक्की होगी, जर्मनी देश की जो तरक्की होगी, वो जंग लड़के ही होगी। क्योंकि जब हम जंग लड़ेंगे, जंग लड़ने के बाद हम बाकी देशों को हराएंगे। हराने के बाद हम उन देशों के ऊपर अपना कब्ज़ा जमाएंगे और कब्ज़ा जमाने के बाद जितने भी रिसोर्सेज वहाँ के होंगे उन सारे रिसोर्सेज के ऊपर कब्ज़ा करेंगे। कब्ज़ा करने के बाद फिर बहुत सारे जो एवेन्यूज़ हैं, बहुत सारी जो चीज़ें हैं जर्मनी के लोगों के लिए खुलेंगी और उनकी ज़िंदगी जो है अच्छी तरह गुजरेगी। तो ये था आज का आपका कंसेप्ट जो हमने डिस्कस किया, मेन फीचर्स ऑफ नाज़िज़म। तो इन सारी चीज़ों को आप अपनी नोटबुक्स के ऊपर नोट करोगे, क्योंकि देखिए हैंड राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। ठीक है। हैंड राइटिंग जो है आपकी, उसको सुधारने का एक ही तरीका है, दैट इज़ टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे हैंड राइटिंग की, उतनी ही आपकी हैंड राइटिंग जो है वो इम्प्रूव होगी। ठीक है। और जितनी आपकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव होगी उतना आप अपने कंसेप्ट को, जो आपकी सोच होगी, उस सोच को अच्छी तरीके से अपनी कॉपियों पे उतार सकते हो। जब आप कॉपी पे उतारोगे, कॉपी को उतारने के बाद जब आपका टीचर उस कॉपी को देखेगा तो उस टीचर को आपका जो लिखा है, आपका जो लिखा हुआ काम होगा, लिखा हुआ कोई भी कंसेप्ट होगा, वो अच्छी तरह समझ भी आएगा और आपका भी इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को आज का टॉपिक अच्छी तरह समझ आया होगा। इन केस अगर आपको कहीं भी कोई भी डिफ़िकल्टी है समझने में, तो प्लीज़ आप मुझे कन्वे कीजिए। आई विल मेक श्योर कि आपका कोई भी डाउट जो है बगैर क्लियर होने के न रहे। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।